शोले एक ऐतिहासिक फ़िल्म बन गई। इसका सबूत यह है कि मैं कहीं पे भी जाऊँ, मैं हेमा मालिनी, लेकिन लोग मुझे बसंती के नाम से आज भी बहुत प्यार से याद करते हैं। सो इवन धर्म जी, अमिताभ बच्चन जी, ये नहीं कह सकते कि उनकी वजह से चला, वो सब मिलके एक पिक्चर बन गई। इतने लोगों के बीच में एक छोटा सा एक रोल, आप मुझे क्या आफ्टर मेकिंग सीता गीता आप मुझे इतना छोटा सा रोल दे रहे हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो उन्होंने बोला आप कर लो, अदरवाइज यू विल रिपेंट। हिंदी सिनेमा में कामयाबी का एक नया इतिहास रचने वाली फिल्म शोले को रिलीज हुए पूरे 50 साल हो चुके हैं और इस फिल्म में बसंती का बहुत ही पॉपुलर किरदार निभाने वाली हेमा मालिनी को आज भी इस किरदार के लिए याद किया जाता है। और बीबीसी हिंदी से आज खास बातचीत करने के लिए, शोले से जुड़ी अपनी यादें साझा करने के लिए खुद मौजूद हैं हेमा मालिनी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी में। बीबीसी हिंदी में मुझे आपने इनवाइट किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, 1975 में जब शोले रिलीज़ हुई थी तो किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये फिल्म इतनी बड़ी कामयाब फिल्म होगी और हिंदी सिनेमा में एक मील का पत्थर साबित होगी। 50 साल बाद आज आप इस फिल्म को किस तरह से याद करना चाहेंगी? इससे जुड़ी क्या बातें आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगी? शोले एक ऐतिहासिक फिल्म बन गई और आज 5 दशक होने के बावजूद आज भी वो पॉपुलर है। इसका सबूत यह है कि मैं कहीं पे भी जाऊँ, मैं हेमा मालिनी, लेकिन लोग मुझे बसंती के नाम से आज भी बहुत प्यार से याद करते हैं। और बसंती का नाम लेते ही उनके मुंह में, उनके चेहरे पे इतना एक खुशी झलक आती है। एंड देन दे कुछ जो याद आती है उन लोगों को, डायलॉग वो सब बोलने लगते हैं मेरे सामने। जब आप चुनावी सभा में जाती हैं तो लोग आपसे डिमांड दरख्वास्त करते हैं कि बसंती का कोई डायलॉग सुना दो। यस, बिल्कुल। वो उसीलिए आते हैं चुनाव में, उसीलिए आ रहे थे वो लोग कि बसंती तो ठीक है, अपने पार्टी के लिए मैं जो बात कर रही हूँ वो तो सुनेंगे राजनीतिक तौर पे, पॉलिटिकली, बट लास्ट में तो उनका मेरा डायलॉग ज़रूर चाहिए। उसके लिए वो जैसा बोला फिर सब खुशी से पागलों के झूम उठते हैं और चले जाते हैं सब। तो दिस इज़ द, कभी ऐसा हुआ नहीं किसी पिक्चर के साथ। पर्टिकुलरली दिस कैरेक्टर मेरा जो इतना पॉपुलर हो गया है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जब पिक्चर बनी थी उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कुछ स्पेशल पिक्चर बन रहा है, क्योंकि रमेश सिप्पी जो डायरेक्टर थे इसके, बहुत ही उम्दा डायरेक्टर, फर्स्ट क्लास एकदम। इससे पहले आपने सीता और गीता भी, सीता गीता, अंदाज सब कर चुकी थी। उसके बाद ये थर्ड फिल्म की आई, तो मुझे पहले तो लगा था इतना छोटा सा रोल, जब नरेट करते हैं ना, स्टोरीज सुनाते हैं, तो मुझे लगा इतने लोगों के बीच में एक छोटा सा एक रोल, आप मुझे क्या आफ्टर मेकिंग सीता गीता आप मुझे इतना छोटा सा रोल दे रहे हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो उन्होंने बोला आप कर लो, अदरवाइज यू विल रिपेंट। आपको बाद में सोचेंगे कि क्यों नहीं किया ये। तो ठीक है, रमेश जी हमारे अच्छे दोस्त हैं, तो मैंने बोला ठीक है मैं करूँगी। तो अभी मैं याद करती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमने ना नहीं बोला। इट्स सच ए ब्यूटीफुल रोल, आई वुड हैव मिस्ड इट। पहले आपके मन में झिझक थी इस रोल को लेकर, क्योंकि रोल काफी छोटा सा था और इतनी बड़ी स्टारकास्ट थी, और आपको लगा कि मैं इतनी बड़ी बड़ी फिल्में कर चुकी हूँ तो क्यों मैं इतना छोटा किरदार करूँ। तो रमेश सिप्पी जी को आपको मनाना पड़ा, समझाना पड़ा, काफी एफर्ट लेना पड़ा। नहीं, उन्होंने समझाया कि ये ऐसा रोल है, ये तो टांगे वाली का रोल है। तो टांगे वाली तो आज तक फिल्म इंडस्ट्री में हमने नहीं देखा किसी, उस वक्त मैं बोल रही हूँ, टांगा चलाते हुए, है ना, हीरोइन को नहीं देखते हैं। ये ग्रामीण बैकग्राउंड का फिल्म है। बट रमेश जी ने बोला आप कर लो। मैं बोलता हूँ ना, अपनी सीता गीता किया, अंदाज किया, ये भी कर लो, यू विल फील हैप्पी, आपको बहुत खुशी होगी कि आपने ये पिक्चर किया, मना नहीं किया। तो मैंने किया, तो फिर वो तो हिस्ट्री आपको मालूम है, इतिहास क्या है करके। आपको ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि बसंती का, तांगे वाली का जो किरदार है 50 साल बाद भी इस तरह से याद किया जाएगा, सिनोनिमस हो जाएगा। एब्सोल्युटली फिनोमिनल, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है और ऐसा हुआ है ये। इसके मेरे सिवा और भी कितने भी, जितने भी शोले में कितने अच्छे 2 कैरेक्टर, दोस्ती का, जय वीरू, उसका बहुत सुंदर सा उन्होंने किरदार बनाया है, वीरू और जय का। और एक पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, एक गब्बर सिंह, एक डाकू, और इनके बीच में कहाँ से एक बसंती भी है, एक दूसरा अनदर कैरेक्टर बाय जया बच्चन जी, वो भी एक ब्यूटीफुल कैरेक्टर उनका भी।
एज अ कॉन्ट्रास्ट में, तो इट इज़ वेरी ब्यूटिफुली डन फिल्म। आपने शोले से पहले रमेश सिप्पी के साथ अंदाज की थी, जो एक सुपरहिट फिल्म थी। सीता और गीता डबल रोल किया था। शोले और सीता और गीता में एक समानता ये थी कि रमेश सिप्पी ने तो डायरेक्ट की थी, उसमें धर्मेंद्र जी ने भी काम किया था सीता और गीता में, संजीव कुमार ने भी काम किया था, और उस फिल्म को सलीम जावेद ने ही लिखा था, सीता और गीता को। क्या आपने सोचा था कि यही जोड़ी, यही लोग, हाँ जी, हाँ, इन्हीं लोगों के साथ आपको दोबारा काम करने का मौका मिलेगा और इतनी बड़ी हिट फिल्म में आप इनके साथ काम करेंगी, सलीम जावेद, देखिए धर्मेंद्र, पिक्चर संजीव? तो सीता गीता तो बन चुकी थी। सीता गीता में ही सलीम जावेद जी का भी एंट्री हुआ था। उससे पहले काफ़ी लोग सब डायलॉग वायलॉग लिखते थे, लेकिन फुल फ्लेज्ड जो किया है सलीम जावेद शोले में हमारे साथ। सो ये फिल्म जो है सिर्फ एक व्यक्ति, एक आर्टिस्ट ये नहीं कह सकते कि पिक्चर मेरी वजह से चली, मैं ये नहीं कह सकता बसंती की वजह से शोले चली, बिल्कुल 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 नहीं। क्योंकि सारा किरदार, जितने भी लोगों ने जो जो परफॉर्म किया है, इतना ब्यूटीफुल कैरेक्टर, जो कैरेक्टर को जिसने कंसीव किया है, जो स्टोरी बनाया है, तो उनको दाद देना चाहिए कि कैसा कैसा दो कैरेक्टर फ्रेंडशिप का बताते हैं कि दोस्ती क्या होता है, फिर एक विलन है, एक हीरो है, सब कुछ है उस पिक्चर में। और एक कॉमेडी के रोल में तो मैं हूँ, इसके अलावा असरानी जी और जगदीप, इतने उन लोगों का भी एक एक कैरेक्टर। और वो सांबा कहता है वो दैट मैकमोहन जी, उनका रोल, यू कैन टेक एनीबॉडी, इवन एक डायलॉग भी जिसने भी बोला वो भी पॉपुलर है उस फिल्म में। तो ये सब लोग मिलके एक पिक्चर बनी है। तो इवन धर्म जी, अमिताभ बच्चन जी, ये नहीं कह सकते कि उनकी वजह से चला, वो सब मिलके एक पिक्चर बन गई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो इट इज समथिंग। आपने तमाम किरदारों के नाम लिए, जैसे कि आपका किरदार बसंती है, जय वीरू का किरदार हुआ, सूरमा भोपाली का किरदार हो गया, बाकी जो तमाम जेलर का किरदार हो गया, मौसी जी। हाँ जी, मौसी जी कितना पॉपुलर हुए। मैं जानना चाहूंगा आपका सबसे फेवरेट किरदार कौन सा था? अपने किरदार के अलावा आपको फिल्म की अगर बात की जाए तो कौन सा फेवरेट? बोल ही नहीं सकता, यही तो प्रॉब्लम है पब्लिक में भी, किसी एक को बोल भी नहीं सकता, सबको सब कुछ अच्छा लगा ना। जब पिक्चर रिलीज हुई थी तो लंबी पिक्चर थी, इट्स वेरी लॉन्ग, तो कुछ दिन के लिए, एक 15-20 दिन के लिए बड़ा परेशान थे रमेश सिप्पी जी। तो वो कह रहे थे कि अभी हम काफ़ी सीन्स काट दिया, उसका शॉर्ट कर दिया, इतना लंबा बैठ के देखने को तकलीफ हो रहा है लोगों को। अच्छा, ऐसा काट दिया तो कट गया इतना फिल्म। उसके बाद बताया गया कि लोग जो देखने गए थे वो लोग प्रोटेस्ट करने लगे, अरे वो सीन किधर है, दैट मीन देयर रिपीटेड ऑडियंस ऑलरेडी आने लग गया 15-20 दिन के अंदर ही, और कहने लगे कि आप वो सीन क्यों नहीं है, ये सीन क्यों नहीं है, हमारा पैसा वापस करो, ये गड़बड़ किया आप लोगों ने। सो दैट मीन्स दे वांटेड द एंटायर थिंग, जो भी काटा सब एक एक चीज़ को वापस डाला। फिर भी कोई फेवरेट किरदार तो होगा नहीं, मतलब एक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। असरानी इनके जगह में वो बहुत फैंटास्टिक एक्टिंग किया उन्होंने। उसमें एक टोपी पहन के एक रोल है, पता नहीं उनका नाम याद नहीं आ रहा है। देन सूरमा भोपाली, जगदीप जी का, एवरी कैरेक्टर वर सो गुड। धर्म जी इज द रिमार्केबल, और अमित जी का अलग है, संजीव कुमार जी का अलग है, ये जो डाकू बने थे गब्बर सिंह, अमजद साहब, वो अलग उनका रोल। आपका फिल्म में एक बहुत फेमस डायलॉग था, चल धन्नो आज बसंती की इज्जत का सवाल है। ये डायलॉग आज भी याद किया जाता है, और आज भी आपको, जैसा कि आपने बताया, आज भी आपको कहते हैं लोग स्टेज पर कि आप इस डायलॉग को अपने अंदाज में कहिए। हाँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि गब्बर का एक फेवरेट डायलॉग, जय वीरू का एक फेवरेट डायलॉग, आपका कौन सा है फिल्म से? जेलर का, मौसी जी का, तो आप क्या बताना चाहेंगे, कौन सा डायलॉग आपको बहुत अच्छा लगता है फिल्म का? चल धन्नो वही है, चल धन्नो आज बसंती की इज्जत का सवाल है। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट बात जो कह रही है, आत्मनिर्भर बसंती है, हाँ, सेल्फ मेड, अपने आप में अकेले रहती है वो लड़की, पूरा टांगे चलाकर अपना जीवन यापन करती है, पैसा वो कमाती है टांगे चला के। इट्स ए मैन्स जॉब है ना, एक लड़की हो के गांव में ऐसा चलाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो भी 50 साल पहले, हाँ, वो भी 50 साल पहले उन्होंने एक्स्टेब्लिश किया कि लड़कियों को भी आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है अपने आप में, यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन ना, ये बात पढ़ाया है उसमें। तो उस कैरेक्टर का कहती है कि उसकी बसंती की इज्जत का सवाल है, और वो धन्नो को बोलती है तो घोड़े को, तो चलो जल्दी से निकलो यहाँ से, मेरा डेंजर है, लाइफ इज़ इन डेंजर, सो प्रोटेक्ट मी, कम ऑन लेट्स गो। तो बहुत बहुत वेरी इंटरेस्टिंग, वाइब्रेंट एंड
बहुत ब्यूटीफुल डायलॉग है वो, जो इट्स वेरी स्मॉल, इट इज़ इंटरेस्टिंग। मैम आपने एंड ये फिल्म इसलिए चली भी कि सिर्फ एक फिल्म में ये रोल, ये ऐसा नहीं, इसमें कितना अच्छा स्क्रिप्ट, कितना अच्छा बनाया गया है, एक सीन के बाद एक सीन जैसा आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट द सीन्स इन द राइट प्लेस। स्क्रीन प्ले, या स्क्रीन प्ले इज फैंटास्टिक। फिर डायलॉग एक एक लोग हर डायलॉग को याद करते हैं, और हर किरदार स्टैंड आउट किरदार, सब स्टैंड आउट करता है, सबका डायलॉग सबको याद है। एक एक लोग 50 बार देखा बोलता है कोई, हमने 60 बार देखा, आज भी हमने शोले देखा बोल के, और वो उसका शर्म भी आती है बोलते हुए। वो जो भी व्यक्ति मेरे सामने आते हैं, दे फील वेरी शाई ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने इतना बार देखा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुंबई में मिनर्वा थिएटर में जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1975 में, वहाँ प्रीमियर भी हुआ था इस फिल्म का, तब इस फिल्म ने 5 साल लगातार चलने का रिकॉर्ड बनाया था। और इसलिए 5 साल चलने का रिकॉर्ड बनाया था क्योंकि लोग बार बार देखने जाते थे इस फिल्म को, रिपीट वैल्यू बहुत थी। हाँ जी। मेरे पापा ने भी इस फिल्म को थिएटर में 3-4 बार देखा था उस वक्त, और इसलिए इतनी बड़ी हिट हुई कि तमाम लोग आपने कितनी बार उस वक्त थिएटर में जाके इस फिल्म को देखा था, क्योंकि टेलीविजन और बाकी चीज़ों का ज़माना नहीं था? नहीं, मैं तो उन दिनों में बहुत बिजी थी, बहुत सारे फिल्मों में शूटिंग चलती रहती थी। प्रीमियर से पहले हम लोगों का एक ट्रायल जैसा दिखाते हैं। वंस द पिक्चर इज रेडी, बिफोर द रिलीज दे शो इट द फिल्म टू अस। उस वक्त देखा था, लंबा, बहुत वेरी लॉन्ग फिल्म, 2 इंटरवल के साथ था ये। तो तब मुझे लगा इतना लंबा कैसे चलेगा, बिकॉज वी आर सिटिंग विद आवर ओन फैमिली मेम्बर्स, सो यू डोंट नो द रिएक्शन ऑफ द पब्लिक ना, पब्लिक कैसा रिएक्ट करेगी करके। कैसा लगा रमेश जी पूछा, अच्छा, नॉट एबल टू रिएक्ट मच, बट एज एन आर्टिस्ट मैं मेरे को देखती हूँ कि मैंने बराबर काम किया कि नहीं, मेरा बाल ठीक है, मेरा आँख ठीक है, मैंने डायलॉग ठीक से बोला, मैं अपने आप को देखती हूँ एज एन आर्टिस्ट। बाकी वो सब आर्टिस्ट अपने आप को देखेंगे, दे वॉन्ट सी द होल फिल्म पब्लिक देखती है। दे आर नॉट कंसर्न अबाउट हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी, दे वॉन्ट टू सी व्हाट इज द फिल्म इज ऑल अबाउट। मैं जानना चाहूँगा उस वक्त आपको सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किसकी तरफ से मिला जब फिल्म रिलीज हुई और इतनी चर्चा हुई? नहीं, सब एक दूसरे के, अरे बसंती तो फैंटास्टिक बोलते थे, धरंजी भी आके बोलते थे, एक्टर लोग भी बोलते थे, अरे आपका रोल तो कमाल का है। तो तब मुझे लगा कमाल का क्या, कमाल का, वो फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों कमाल का है, इतना है क्या इसमें। तो जैसा जैसा लोग पसंद करने लगा, देन आई वॉच, उसके बाद मैंने भी देखा 2-3 बार पिक्चर को, फिर मैं पब्लिक के साथ बैठ के देखा, तो उनका रिएक्शन देख के मुझे लगा कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप तमिल सिनेमा से आपने हिंदी सिनेमा में पदार्पण किया था 90s? नहीं, तमिल फिल्म मेरा सिर्फ एक डांस किया था, दैट्स ऑल। सो आई एम नॉट कनेक्टेड टू तमिल फिल्म एट ऑल, सो डोंट कंसीडर मी एज एन आर्टिस्ट फ्रॉम तमिलनाडु, नॉट एट ऑल। आई केम स्ट्रेट टू हिंदी फिल्म, राज साहब के साथ सपनों का सौदागर 1968 में आई थी, और आप हिंदी फिल्में कर रही थी उस वक्त। हिंदी भाषा पर आपकी उतनी पकड़ नहीं थी, और शोले में आपको बहुत लंबे लंबे डायलॉग्स दिए गए थे, आपका किरदार जो है वो बहुत बातूनी किस्म का था। तो ऐसे में आपके लिए कितना मुश्किल था उन डायलॉग्स को बोलना? भाषा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई लर्नड इट बिकॉज वंस यू एंटर फिल्म में, जब आते हैं काम करने के लिए, आपको लैंग्वेज का बराबर उस पर सही पकड़ होना ज़रूरी होता है। वो तो हमें वैसे ही ट्रेनिंग हो जाता है। जब मैं सपनों का सौदागर में आई थी तभी से पूरा एवरीथिंग इज परफेक्ट, प्रोनाउंसिएशन, उसका लिखना कैसा है, उसका लहजा कैसा, वो बोलने का, ये सब कुछ सिखाते थे, सब कुछ ट्रेनिंग होता है हमारा। तो उसके बाद ये जो रोल का महत्व ये था कि ये बहुत फास्ट बोलती है, हाँ, और कंटिन्यूस बोलती है, बिल्कुल, और एक लाइन से दूसरा इज कनेक्टिविटी है सबका, है ना। इट इज नॉट जस्ट एक सेंटेंस बोल दिया तो दूसरा सेंटेंस कुछ और है, ऐसा नहीं। हाँ, एक में एंड किया, वो एंड से दूसरे में पकड़ के, ऐसा, दैट इज कमाल किसका है, राइटर का, डायलॉग राइटर ने, वो ना इतना अच्छा लिख के दिया कि, एंड इट वाज इजी फॉर मी कि मैंने जहाँ फिनिश किया वहाँ से पकड़ना के दूसरा सेंटेंस को, ऐसा करते करते इट वाज इजी टू मेमोराइज ऑल्सो। लंबे लंबे डायलॉग्स थे, तो वो सब बोला था मैंने। मैम, इस फिल्म की शूटिंग जो है शोले फिल्म की, वो बैंगलोर के बाहरी इलाके रामनगर में हुई थी, वहाँ पर पूरा सेट क्रिएट किया गया था। उन दिनों वैनिटी वैन्स नहीं होते थे, प्रॉपर चेंजिंग रूम्स नहीं होते थे, प्रॉपर मेकअप रूम नहीं होते थे,
तो ऐसे में शूटिंग करना एक हीरोइन के लिए कितना चैलेंजिंग था आपके लिए इसकी शूटिंग करना, इसके बारे में कुछ बताएं। सिर्फ शोले का ही नहीं, बहुत सारे कितने भी फिल्मों मैंने किया था, उन दिनों में कुछ भी नहीं था, आउटडोर गया था मुसीबत। तो हम लोग ढूंढते थे कि यहाँ कोई होटल वोटल है क्या, या पेट्रोल पंप है क्या, कुछ वॉशरूम मिलेगा अगर ज़रूरत पड़े तो जाने के लिए, नहीं तो बैठना रेस्ट करना, कहीं पेड़ वेड़ होगा तो पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठे हैं, तो पंखा भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल नेचुरल ब्रीज होगा तो होगा, नहीं तो पसीना पसीना हो रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल का माहौल था, वैसे ही बनी पिक्चर, से वैसे ही बनी। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग शूटिंग करते वक्त आपको क्या लगा उस वक्त? कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपको लगा कि यार ये मैं नहीं कर सकती, और रमेश सिप्पी से गर्मी बहुत थी, गर्मी बहुत थी। बैंगलोर में बहुत गर्मी, ऊपर से वो चट्टानों में शूटिंग, और माउंटेन इसलिए ढूंढा कि वो जब पाँव रखे तो जल जाएगा, एंड देन आफ्टरनून में शूटिंग करना है उनको। दोपहर मैं बोलती थी सुबह कर लीजिए या शाम को कर लीजिए आफ्टर सनसेट के बाद, नहीं नहीं हमें धूप चाहिए, आपके पाँव में जलेगा, वो सब चाहिए मुझे। अरे ये क्या भाई। तो फिर डांस सीक्वेंस था वो जो जब तक है जहाँ, तो मैं उसमें तो उन्होंने बोला कि कांच तोड़ के, कांच भी वो तो बाद में, पहले तो उसके ऊपर पाँव रखना ही, इट वाज सो हॉट, नंगे पैर आपको नंगे, अगर क्लोजअप ले रहे हैं तो चप्पल पहना हुआ ठीक है, मोस्टली व्हेन द डांस इज टेकन आई हैव टू डांस विदाउट एनी चप्पल। बहुत गर्मी थी, ऊपर से उन्होंने वो ग्लास का टुकड़ा भी डाला, तो उसके ऊपर भी करने का परफॉर्म किया, बहुत बहुत तकलीफ था, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। बट वो डिफ़िकल्टी जो था उस वक्त मैं महसूस कर रही थी, वो दिखता है स्क्रीन में, दैट इज़ व्हाट द डायरेक्टर वांटेड इट, नेचुरली आई शुड बी अनकम्फर्टेबल। पक्का पास में इतने डाकू लोग सराउंडेड, एक लड़की बीच में, बिल्कुल उसका क्या है ना हालत होगी। हाँ। और उसका जो बॉयफ्रेंड जो भी है वो उसको बांध के रखा है, इट्स ए वेरी सैड सिचुएशन ना, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कितने दिन लगे थे उस गाने को शूट करने के लिए मैम? 15 दिन हुआ। 15 दिन शूट किया आपने उस गर्मी क्योंकि वो जब तक धूप रहेगी तभी शूटिंग करेंगे, हॉट सन में, पसीना पसीना हो रहा, काले काले हो गए पूरा स्किन सब हमारा, हाँ। शूटिंग कर करके ना। किसके साथ आपकी बहुत सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग हुई थी? तमाम तरह के किरदार थे, तमाम लोगों के साथ आप पहले भी काम कर चुकी थी। लेकिन मेरा तो धर्म जी के साथ ही है ना, रोल भी उनके साथ ही है। बिल्कुल। तो अब हमारा फ्रेंडशिप भी और ज़्यादा बढ़ गया उधर वो शूटिंग कर करके, बिकॉज वी हैव टू गो फॉर आउटडोर शूटिंग ऑल द टाइम टुगेदर। हमारा तकलीफ़ें हैं या खुशी है सब बांट लेते थे ना। कि कभी कभी घर बॉम्बे छोड़ के वी हैव टू गो टू बैंगलोर, बाकी सारे प्रोड्यूसर्स अपसेट हो जाते थे कि हमारा डेट नहीं दिया, बार बार शोले का शूट रमेश सिप्पी जी को देते हैं, उनको मनाना। बिकॉज बहुत सारे फिल्मों में मैं धर्म जी के साथ उस कर रही थी उन दिनों में भी, तो लॉट ऑफ टेंशन होता, तो वी यूज्ड टू सॉर्ट इट आउट टुगेदर, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। उस फिल्म के जरिए आप दोनों को और ज़्यादा करीब से एक दूसरे को जानने का मौका मिला, ज़्यादा वक्त वेरी फ्रेंडली ना, एक फ्रेंडशिप ज़्यादा बढ़ता है ना व्हेन यू आर वर्किंग टुगेदर विद एनीबॉडी। It's not necessarily romantically हो, normally also one becomes good friends with everybody, each and everyone. फिल्म का एक सीन बहुत फेमस हुआ था जब धर्मेंद्र आपको धर्म जी आपको पिस्तौल से वो आम तोड़ने का जो सीन था वो सिखाते हैं, उसकी कुछ यादें हैं, कुछ बताना चाहेंगे उस सीन के बारे में? बहुत फनी सीन था। मैंने कहा ना कि एक लिंक करते थे वो फिल्म स्क्रिप्टिंग में, वो मैं हंगल साहब के साथ कुछ बातें करते करते बोलती हूँ कि अरे मेरे मौसी ने बोला आम लेकर आने के, अरे आम का आम गुटली का दाम, सडनली रिमेंबर्स है ना कि आम, मौसी ने बोला आम तोड़ के लाओ अचार बनाने का है उसको। तो वहाँ से कनेक्ट किया तो सीधा नेक्स्ट सीन मैं बगीचे में जाके आम तोड़ने को जाती हूँ, और वहाँ से धर्म जी आ जाते हैं, बोलते हैं तुम्हें आम मैं तोड़ के दिखा, देन ही स्टार्ट टीचिंग हाउ टू शूट। तो दैट वेरी funny and very silly scene, but it is very शूट करने में काफी मजा आया होगा आपको। मस्ती करते हैं because she is a very innocent girl. बसंती is a very very innocent simple girl, गांव की लड़की है। तब बोलते हैं ना तुमने सोचा कि मैं गांव की हूँ, तुम मुझे कुछ भी बोल रहे कि उल्लू बना दोगे, है ना। she starts talking, firing him कि हम, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। मैम एक सवाल और पूछना चाहूँगा, हाल ही में फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन की ओर से इटली में इस फिल्म का प्रीमियर रखा गया, 50 साल पूरे हो रहे हैं तो, और वहाँ पर इस फिल्म
को अनकट तरीके से दिखाया गया, जो ओरिजिनल फिल्म थी और इसकी जो एंडिंग थी, जो ओरिजिनल एंडिंग थी उसके साथ दिखाया गया, जहां पर ठाकुर जो हैं वो गब्बर को मार देते हैं। लेकिन जब रिलीज हुई थी, ओरिजिनल नहीं था। हाँ, जब फिल्म रिलीज हुई थी तो ऐसा नहीं दिखाया गया था कि ठाकुर गब्बर को मार देते, वो पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है, जब 1975 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, इसे ओरिजिनल एंडिंग के साथ ही रिलीज किया जाना चाहिए था? आपको क्या लगता है? ओरिजिनल ओरिजिनल है, उसके बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। दे शुड नॉट इंटरफेयर इन द फिल्म। वो तो डायरेक्टर का पूरा है कि उसका एक कंसेप्ट है कि उन्होंने ऐसा, ही वांटेड एंड लाइक दिस। उस वक्त तो बहुत बहस होती थी, जो रमेश सलीम जावेद, रमेश सिप्पी, हम आर्टिस्ट, हम लोग ऐसे सोच रहे हैं। वी यूज्ड टू डिस्कस अ लॉट, देन एवरीबॉडी सेड नहीं नहीं, असल में तो चाहिए कि गब्बर को मारे। बिल्कुल। संजीव कुमार जी, उनको मारना चाहिए था, ठाकुर को मारना चाहिए। दैट इज द प्रॉपर रिवेंज। लेकिन when the police is there you cannot do that, so it is the duty of the police to take over the whole thing। और चूंकि ठाकुर भी खुद पुलिस वाले हैं तो कानून अपने हाथ में लेते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। कानून नहीं, तो ये ऐसा फिनिशिंग ऐसे किया विच एवरीबडी लव्ड इट, इट इज करेक्ट वे। तो उस पर आजकल ये लोग कुछ भी चेंज करते हैं, वो गलत बात है, अच्छा नहीं है। इट्स दे शुड नॉट टच द फिल्म विच इज़ ऑलरेडी मेड एंड देन 50 साल जो चल चुका है, आज उसको चेंज करते हैं। क्या हक किसका है? Have you taken permission from the director? रमेश सिप्पी जी से पूछा आपने? नहीं पूछा, अपने आप ही करते हैं ये लोग। आजकल जो रीमेक बनाने का भी जो चलन है, रीमेक करके कुछ भी करो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ओरिजिनल फिल्म को हाथ नहीं लगाना चाहिए। बन गई ना। बट राम गोपाल वर्मा ने 2007 में इसकी रीमेक बनाई थी, रामू की आग, जिसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया और कहा गया कि इस फिल्म को टच नहीं करना चाहिए था। अब उसकी मर्जी है, जो चाहते हैं वो करते हैं। और वैसे भी जितना कॉमेडी शोज वगैरह टेलीविजन में होता है, सब बहुत मस्ती करते थे, शोले का लेके ना, सब कैरेक्टर को लेके। फिर बाद में एक बैन कर दिया कि आप यू कैन नॉट डू दैट।